पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो परिणाम इस वक्त तक सामने आ रहे हैं, ये रुझान है और ये परिणामों में तब्दील होने के बाद फाइनल होगी। लेकिन नंदीग्राम में जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है। वो नंदीग्राम है जहां 16 राउंड तक की मतगणना पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक राउंड की मतगणना बाकी है। ममता बनर्जी सिर्फ 6 वोटों से पीछे चल रही हैं। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, क्या खबर है और ये आखिरी राउंड की गिनती कब तक शुरू होने वाली है? इतना कांटे का मुकाबला कैसे? बिल्कुल, नंदीग्राम में बहुत ही नज़दीकी मुकाबला चल रहा है। 16वें राउंड की जब मतगणना शुरू हुई तो 3 टेबल थे। 3 टेबल, दूसरे टेबल की गिनती के बाद ममता बनर्जी लगभग 8000 वोटों से आगे थी। लेकिन जो आखिरी टेबल में गिनती हुई उसमें 8000 की जो बढ़त थी वो तो कम हो गई। 6 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए और अब सिर्फ आखिरी राउंड बचा हुआ है। और जिस तरीके से, जिस नज़दीकी मुकाबले की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस तरह का मुकाबला फिलहाल नंदीग्राम में देखने को मिल रहा है। हम लोग ममता बनर्जी के घर में हैं, उम्मीद की जा रही है ममता बनर्जी कुछ बोलेंगी, लेकिन जब तक नंदीग्राम का नतीजा नहीं आता है और वो भी शायद ममता के फेवर में, तब तक हो सकता है ममता कुछ न बोले। लेकिन अनुपम, ये बताइए कि ममता बनर्जी को पिछली बार के मुकाबले कोई नुकसान नहीं हुआ। वो 200 सीटें इस वक्त भी रुझानों में जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ममता के नेतृत्व में बंगाल में टीएमसी चुनाव जीत रही है और नंदीग्राम में इतनी कांटे की टक्कर उन्हें मिल रही है? शुभेंदु अधिकारी उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, कैसे? जी बिल्कुल, आपको बताऊं, नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता रहा है और पिछले कई सालों से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम भी किए हैं। तो जाहिर तौर पर जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से खड़े होने की बात हुई, तब अगर ममता बनर्जी न होती तो आराम से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीतते। लेकिन जब ममता बनर्जी यहाँ खड़ी हुई तो मुकाबला बेहद कड़ा और कांटे का हो गया और इसी के बाद ही यहाँ पर ये आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये गढ़ है, शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, इसी वजह से ये कांटे का मुकाबला हो रहा है। ठीक है, हम दोबारा आपके पास आते हैं अनुपम। जैसे कोई खबर आती हो, जैसे ही ममता बनर्जी बाहर आती हैं, सीधे आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता लीडर तौसीफ खान जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौसीफ जी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पिछली बार के मुकाबले आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप इतनी सीटें जीत पाए। लेकिन ममता को इतनी जबरदस्त टक्कर, ये आशंका कि वो हार भी सकती हैं नंदीग्राम से, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अनुमान था कि नंदीग्राम में जो हमने देखा वोटिंग के दौरान में भी कि वहां पे बूथ रिगिंग का मामला था, जिसके वजह से ममता बनर्जी को खुद जाकर के बैठे रहना पड़ा बूथ के बाहर। तो वहां पे जो लोकल लीडरशिप रहे, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी तृणमूल की तरफ से, उन पे एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। लेकिन अभी भी क्योंकि लास्ट राउंड बाकी है, उसमें वही फैसला करेगी कि वहां पे कौन जीतता है। एटलीस्ट इससे ये बात समझ में आता है कि शुभेंदु अधिकारी को लोगों ने वोट दिया है नंदीग्राम में। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा अपने कैंपेन में और लोगों का वोट उनको मिला है। लेकिन ममता बनर्जी एक अकेले नंदीग्राम से नहीं लड़ी। ममता बनर्जी बंगाल के पूरे 294 सीट से लड़ी। हर एक सीट पे ममता बनर्जी कैंडिडेट थी। वो मुसलसल कैंपेनिंग के दौरान भी यही बात कहती रही है कि हर एक 294 सीट से ममता बनर्जी प्रत्याशी है और कोई भी जनता जहां हर एक बंगाल के कोने कोने में आधिकारिक तौर पर तौसीफ जी, जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, जो सीट काउंट होनी है, जो सीट इस टैली में जुड़नी है या घटनी है, वो नंदीग्राम है और वहीं पर उन्हें जबरदस्त टक्कर लग रही है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो हार जाएंगे। हम आपसे बात करेंगे और लेकिन मौसमी सिंह हमारी संवाददाता के पास इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कुछ देर पहले मौसमी ने बात की है। क्या कहा है प्रशांत किशोर ने? मौसमी, सही है। देखिए, हम लोग प्रशांत किशोर के ऑफिस आईपैक में है और यहाँ पे आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह की तस्वीर है। यहाँ पे आप देखिए, सारे युवा हैं, सारे स्टूडेंट्स
जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने दिन रात काम किया है और एक तरीके से कह लीजिए खुशी का आलम है, खुशी का माहौल है, क्योंकि आप एवरेज एज अगर देखेंगे तो 20 से 30 साल 35 साल की एवरेज एज से ज्यादा नहीं है और एक बहुत लंबी लड़ाई आप लोग ने लड़ी। उम्मीद की थी ये रिजल्ट आएगी? Yes, of course, we were very confident about it, even including Prashant, and we were working for it, and we were very confident. That's why we had the expectation like this only. That's why we were confident in spite of all this other narratives and buzz. अच्छा ये बताइए कितने रात से सोए नहीं है? खेला होबे, जेता होबे, ऑफ कोर्स जेता होबे, खेला होबे, ठीक है। रिलेंटलेस नाइट सब जगह हुए थे, ठीक है। मतलब काफी टाइम तक एक बहुत ही बड़ा कांस्टेंट फाइट था। But of course today when we are standing here, it's not yet concluded. We will like to have a very nice swift at the end, ठीक है। तो of course we are waiting for that. यहाँ पे देखिए इस तरह से मॉनिटर भी हो रही है, लगातार रिजल्ट इंडिया टुडे भी देखा जा रहा है। और कितने रातों से सोए नहीं है, कितने रातों से घर नहीं गए? बहुत दो ढाई महीना हो गया अभी तो, मतलब ये दिस इज द फाइनल फाइट दैट वी हैड एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी वांट। ममता दी आरेक बार चलिए खेला हो में थोड़ा डांस हो गए, खेला थोड़ा सा डांस कर। अभी ये लोग बता दूं आपको सईद की लगभग 3 घंटे से लगातार यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था कुछ इस तरह से, और खेला होबे पे ये सारे युवा बैठ के डांस कर रहे थे, क्योंकि वाकई में इनके लिए ये एक ऐसा लम्हा है जब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने हैं जहाँ पे घंटों काम तो किया पर आज वो नतीजे अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, और आप देखिए आज तक यहाँ पे देखा जा रहा है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये लोग देख रहे हैं। बहुत मेहनत करी, बहुत साल लगे, बहुत महीने लगे, पर उम्मीद की थी ये रिजल्ट आएगा। बिल्कुल उम्मीद की थी हमने, हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जीतेंगे और बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। दीदी और एक बार खेला होबे। तो यहाँ पे जाहिर तौर पे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और सेलिब्रेशंस पर ठीक है, बस में आते हैं दोबारा, पर वैसे ये लोग सभी जीत का जश्न मना रहे हैं। आते हैं मौसमी आपके पास, दोबारा आते हैं जयंतुदा। ये जो तस्वीर थी वो रणनीतिकार टीएमसी के प्रशांत किशोर के ऑफिस की तस्वीर थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, बीजेपी ने पोलराइज करने की कोशिश की, बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की भी कोशिश की। तमाम चीजें होने के बाद ये जो खेला होबे है, ये बंगाल से बाहर के लोगों को तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि खेला होबे कोई खेल होना है। क्या था ये नारा और किस तरह से ये काम कर गया? देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी समझ गए थे कि ये खेला होबे, ये जो गाना, इट्स ए वेरी सडन डिस्कवरी, क्योंकि जिसने ये गाना गाए थे और ये लिरिक्स और सब दिए थे वो खुद तृणमूल में कैंडिडेट नहीं हो पाया, लेकिन वो जो एकदम यंग स्टार, ये जो गाना इतना पॉपुलर और हिट हो गया, तो ममता बनर्जी जब रैली में गए, एक रैली में जाके देखा कि इसमें एक यूथ जनरेशन जो है वो पीढ़ी बहुत एंथुजियास्टिक हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो गाना था उसको पीके के साथ भी बातचीत किए हैं और पीके ने इसको प्रोफेशनली सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल में, मान लीजिए एक रैली दिखा रहे हैं ममता बनर्जी का स्पीच, बीच में वो गाना हो रहा है, तो इसको पॉपुलराइज किया बहुत सोच समझ के। और मुझे तो लगता है कि पीके का भी रोल आपको मानना पड़ेगा कि ये जो फॉल्ट लाइंस था ना ममता बनर्जी के गवर्नेंस के इश्यूज में, ये सब, ये अच्छा खेल जो है पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, ये कितने फुटबॉल लवर्स है जो खेला होबे, और खेला को नेगेटिव वे में बीजेपी का जो कैंपेन है उसमें और ज्यादा इस इशू में पोलराइजेशन हो गया, इसमें भी पोलराइजेशन हुआ। तो राजनीतिक खेला था ये, कोई डार्टी वर्ड नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर राजनीतिक खेला, और रविंद्रनाथ के टैगोर के गाना में बहुत सारे जगह खेला वर्ड जो है वो जिंदगी का बहुत सारे फिलोसॉफी के साथ कनेक्टेड था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीएमसी का जो यूथ जनरेशन वो इतना टैगोर का फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए गाना लिखा, लेकिन ये जोश जिसको कहता है ना, एंथुजियाज्म, ये एक वाइब्रेशन
जो न्यू जनरेशन को मोबिलाइज करने में वोकल टॉनिक, जैसे फुटबॉल में हम लोग कहते थे कि वोकल टॉनिक दिया जाता था कोच के तरफ से, तो वो ये इट्स लाइक ए पॉलिटिकल वोकल टॉनिक ऑफ ममता बनर्जी, और ये सफल हुई है ये स्लोगन। ठीक है। सुनीत जी क्या सोप ओपेरा में भी ये गाना इस्तेमाल हुआ जी। सुनीत जी क्या लगता है आपको, क्या वो एक ऐसा बिंदु था ममता बनर्जी का जो यहां काम कर गया? ये सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी उसमें हैं और उन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी इंटरव्यू दी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टीचर से निकाल के उसका सही मुंह देश की जनता के सामने। मैं तो एक चीज जानता हूं, ममता बनर्जी की जो इसमें क्वालिटी थी वो ये है, जब हम कहते हैं हिम्मत मर्दान मदद खुदा, उसके कुछ मायने हो। मैं तो एथियस्ट हूं, पर मैं जानता हूं कि आप में हिम्मत है, तो जो भी भगवान होगा, मिट्टी का हो या तांबे का हो, वो भी आपके साथ चलेगा। तो मेरा ये कहना है, इन्होंने दिखा दिया है 5 इलेक्शन में कि आप हिंदुस्तान की जनता को एक इलेक्शन जीतने के लिए मरवाते हैं कोरोना के बीमारी से। तो मेरा ये कहना है, आज हमारे भाई बंधु इंटेलेक्चुअल इतने मर गए हैं, आज उनको पूरी तरह से उनका जवाब मिल गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हुआ है। और ये भी आप समझ लीजिए, केरला में हमने इतिहास सुना था, जो चीज कभी लोग मानते नहीं थे कि होती है, हमने करके दिखाई है केरला। हिंदुस्तान के नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिले, बहुत सारे लोगों को ये हुआ जो बूढ़े हो चुके हैं। मेरा ये कहना है, नौजवान भारत बीजेपी का मुकाबला मजबूती से लेफ्ट कैसे गायब हो गया सुनीत जी? लेफ्ट का कैसे सुपड़ा साफ हो गया? कौन कहते हैं हो गया? हमारी लाइन बंगाल के लिए बीजेपी हराओ, अब बीजेपी हार गई है। मतलब ये कि आपने खुद ये कहा, लेफ्ट ने खुद ये कहा सुनीत जी कि आप ममता को वोट दे दीजिए, बीजेपी को रोकना है तो सिर्फ ममता को वोट दे दीजिए, हमें मत दीजिए, हम तो जीत ही नहीं रहे। मतलब आप जीतने के लिए नहीं लड़े। अगर आप यही कह रहे हैं तो आप राजनीति जानते नहीं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे लोग मान जाएं, ये लोग इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं मानते। 350 किसान दिल्ली में मर चुका है। आप समझिए किसानों की मौत की वोट हो गई होगी कि और को उनको दिखा नहीं कि कौन जीतेगा, वो किसानों की जवाब भी दिया गया है बंगाल। ठीक है सुनीत जी, और दोबारा आते हैं आपके पास और बात आपसे करेंगे। अपनी हार का कोई गम नहीं है, लेकिन बीजेपी हार गई है इसकी खुशी जरूर आपको है। विनोद जी आपके पास आते हैं, लेकिन संजय जी के पास जल्दी से जाके। संजय जी, जिस तरह से विनोद जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, बंगाल की अलग हैं, वहां पे बीजेपी का जनाधार था, लेकिन अगर बंगाल में बीजेपी का जनाधार नहीं था, उसकी जड़ें जरा भी वहां पर नहीं पड़ी थी, तो ऐसे में जो बीजेपी 70 के ऊपर सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है, आप मानेंगे कि हाँ बीजेपी ने अपनी उपस्थिति बंगाल में दर्ज करवा दी है और आने वाले समय में वो ममता का विकल्प बन सकती? बिल्कुल सही, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और कौन इनकार कर सकता? ये आंकड़े हमारे सबके सामने हैं, आपके सामने, हमारे सामने। अगर बीजेपी जो एक पार्टी 3 सीट वाली पार्टी थी 2016 के विधानसभा चुनाव में, उनका वोट 10.5% था। बीजेपी वहां से कितना लंबा सफर तय कर रही है, तकरीबन जो भी अब उनको सीटें आए 80, 85, 70, 75, इतनी बड़ी बढ़त बना रहे हैं। वोट का प्रतिशत तकरीबन कोई 37-38% वोट उनको आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अब अपनी जड़ें मजबूत बना ली हैं वेस्ट बंगाल में, और उसकी वजह है तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया। आप विपक्ष की एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर करके आई है वेस्ट बंगाल में, तो इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने अपनी जड़ें वेस्ट बंगाल में बना ली है। ठीक है विनोद जी, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे और चुनाव प्रचार चल रहा था,
तो एक तरफ टीएमसी की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी हमें नजर आती थी और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या सांसद, ये सब नजर आते थे। बड़े बड़े चेहरे नजर आते थे, स्टार कैंपेनर्स नजर आते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ विनोद जी कि एक ये महिला जो थी सभी पर भारी पड़ गई? सही, पहले तो एक खबर जो है आज तक वही चल रही है कि राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है ममता बनर्जी को। अभी जेपी नड्डा की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की बधाई नहीं आई है अधिकृत, लेकिन रक्षा मंत्री ने बधाई दी है। तो इसको आप एक संकेत के रूप में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह का ममता बनर्जी से बहुत पुराना संबंध रहा है। जब राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष थे और ममता बनर्जी सिंगूर में आंदोलन कर रही थी, तो राजनाथ सिंह पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर गए थे, वहां उन्होंने उनका अनशन तोड़वाया था जूस पिला करके। और जब लौट करके आए थे राजनाथ सिंह, तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि बहुत बहादुर महिला है, बहुत जीवट वाली महिला है, ऐसी राजनीतिक कार्यकर्ता देश में बहुत कम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सब पुराने संबंध जो है, और वाजपेयी जी की सरकार में दोनों मंत्री भी थे कैबिनेट में एक साथ, बिल्कुल साथ में, आज उन्होंने सबसे पहले बधाई दी है। दूसरा, आपने कहा कि एक महिला सब पर भारी पड़ गई। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कंसोलिडेशन की, ध्रुवीकरण की। मैं बार बार कह रहा हूँ कंसोलिडेशन हुआ है वोटों का, लेकिन वो हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू नहीं हुआ है, वो बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर मूल क्षेत्रों का, उन वर्गों का समर्थन मिला है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के, बिहार के रहने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी को के रूप में कभी कांग्रेस को देखते थे तो कभी बीजेपी को देख रहे हैं। तो वो एक दूसरा लेफ्ट और कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो भी बीजेपी के साथ गया है। ये एक कंसोलिडेशन हुआ है जो ममता बनर्जी से शुरू से नाराज रहे। ममता बनर्जी जी को पूरा फायदा मिला है महिलाओं के ध्रुवीकरण का, कंसोलिडेशन का, माइनॉरिटीज के कंसोलिडेशन का और बंगाली अस्मिता के कंसोलिडेशन का। ये बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली कंसोलिडेशन हुआ है। इसलिए मैं इसको, ममता बनर्जी ने जो हिंदुत्व के मुकाबले जो बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला, उसकी मैं सफलता मानता हूँ। क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय अस्मिता के कार्ड चलते हैं। कुछ चाहे बिहार में बिहारी अस्मिता का कार्ड तो नीतीश कुमार ने खेला था, गुजरात में मोदी जी खेलते रहे, तमिलनाडु में हमेशा जो है तमिल पार्टियां खेलती हैं, कभी एनटी रामाराव ने खेला था, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बिड्डा का कार्ड। तो ये सब कार्ड हमेशा विधानसभा चुनाव में चलते हैं और उसका पूरा फायदा ममता बनर्जी को मिला है। जी, जयंतुदा, जिस तरह से विनोद जी कह रहे हैं कि वो बंगाली अस्मिता का कार्ड चला, तो ये बंगाली और बाहरी वाला जो मामला है जयंतुदा, वो भी चला। हम आपसे इस सवाल का जवाब लें उससे पहले विनोद जी, उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव की मतगणना की खबरें भी आ रही हो, मथुरा से हमें जो खबरें मिल रही हैं 33 वार्ड्स में से वहां पर 17 आरएलडी बढ़त बनाई हुई है। एक छोटा सा रिएक्शन सर आपका इस पे जल्दी से, ये क्या संकेत देखते हैं आप? ये संकेत ये देते हैं कि मथुरा, अभी मैंने बागपत का भी देख रहा था, वहां भी आरएलडी की बढ़त चल रही है। तो ये मथुरा बागपत ये सारा क्षेत्र जो है क्षेत्र है जो किसान आंदोलन से प्रभावित है। और किसान आंदोलन में आप जानिए कि ज्यादातर जिस वर्ग का राजनीतिक असर है वो राष्ट्रीय लोकदल ही है, और यही राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार था जो भाजपा के साथ चला गया था। तो अगर राष्ट्रीय लोकदल को, अजीत सिंह की पार्टी को बढ़त मिल रही है पंचायत चुनाव में, तो ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है और आरएलडी को एक बार पुरानी खोई हुई जमीन वापस मिल रही है। और ये किसानों का असर है सीधे सीधे विनोद जी? निश्चित रूप से किसान आंदोलन का ही असर है, क्योंकि ज्यादातर जो किसान यहाँ बैठे हैं दिल्ली में धरने पर या आते रहे हैं, वो इसी इलाके से, तो मुजफ्फरनगर से, बागपत से, मथुरा से, बिजनौर से, मुरादाबाद से, बुलंदशहर से, वो यही के किसान ज्यादा है। ठीक है सर, हम इस पर और जैसे जैसे नतीजे आते हैं या रुझान आते हैं विनोद जी, हम चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया उस पर लेते रहें। फिलहाल जयंतुदा, बंगाली अस्मिता, बाहरी वर्सेस बंगाली, क्या ये भारी पड़ गया बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगातार घेरने वाले मुद्दे पर, और क्या वो 30% जयंतुदा जो कंसोलिडेशन की बात लगातार बीजेपी की तरफ से हो रही है, संबित पात्रा भी अभी कर रहे थे, अगर उसे हटा दिया जाए तो 70% को हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे बंगाली अस्मिता और बाहरी वर्सेस बंगाली से ही फर्क पड़ा सिर्फ? हाँ, देखिए, जैसे विनोद जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं
कि जैसे मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन हुआ है, हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेटेड जो नहीं हुआ है भाजपा के लिए, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब आप बंगाली अस्मिता का इशू अगर आपको आप कैंपेन कर रहे हैं तो वो बंगाली हिंदूज है, तो वो बंगालीज जो है वो बीजेपी का वोट बैंक बनने से पहले वो ममता के साथ रह गए। अच्छा, कास्ट वोट जो है, महिला वोट जो है वो अलग, ये तो हिंदू वोट भी है। तो हिंदू वोट पश्चिम बंगाल में 70% बीजेपी को अगर मिल जाते तो वो तो अलग बात होता, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और ये ममता बनर्जी ने जो अस्मिता का कार्ड, इसके साथ साथ एक एंटी दिल्ली रेडिकलिज्म जो बंगाली डीएनए में है उसको भी इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के रुझान 212 तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी 78 बीजेपी। बीजेपी ने 3 सीटों से 78 तक का यह सफर तय किया है, लेकिन 2 बार से लगातार बंगाल की सत्ता पर काबिज थी ममता बनर्जी और ये उनकी हैट्रिक है। तीसरी बार अगर नंदीग्राम का परिणाम जो है वो ममता बनर्जी के पक्ष में आता है तो वो तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी, हैट्रिक लगा देंगी। लेकिन परिणाम आना है, कांटे की टक्कर वहां पर चल रही है, सुपर ओवर यानी कि आखिरी राउंड की वहां पर मतगणना चल रही है और बस बहुत ही कम वोटों से शुभेंदु अधिकारी से आगे हैं ममता बनर्जी। तौसीफ जी और सुनीत जी, तौसीफ जी आज तो बड़ी जीत आपकी है, हैट्रिक आपकी तरफ से आपकी पार्टी की लगाने जा रही है, जाहिर सी बात है आप अपनी पार्टी की तारीफ ही करेंगे। और सुनीत जी, आपने तो कह ही दिया है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए हमने पूरा जोर लगा दिया था, इसलिए आप भी खुश हैं। तो आज आप दोनों से कम बात और ये जो 2 वरिष्ठ पत्रकार चुनाव विश्लेषक संजय जी हैं, इन लोगों से ज्यादा बात। संजय जी, जब लोकसभा में बीजेपी 18 सीटें जीतती है उसका वोट प्रतिशत 40 होता है, टीएमसी का 43 होता है। जब इतना कम अंतर होता है वोटों का और अगर उन 18 को हम विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो 121 के ऊपर बीजेपी जाती है, तो क्या यही आंकड़ा था, गणित था बीजेपी का संजय जी, जो लगातार 200 पार का आत्मविश्वास अमित शाह से लेकर पार्टी के हर नेता में दिखाई दे रहा था? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। जब बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, उस जीत के बाद बीजेपी को यह लगने लगा था कि बंगाल के विधानसभा के दरवाजे खुले हैं और शायद उनके लिए संभव हो पाएगा कि 2021 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो शायद तृणमूल कांग्रेस को हरा सकते हैं, ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने एक भूल की और वो भूल तो अब स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वो भूल है। बीजेपी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा। 2014 के बाद आज तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने कई विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन जिन राज्यों में उन्होंने अपना विधानसभा का चुनाव जीता, जैसे हरियाणा का चुनाव, पिछली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं 2014 में जब हुए थे, तो उन राज्यों में भी बीजेपी का जो उनका अपना वोट था, जो वोट बीजेपी लोकसभा में ला पाई थी, उससे उनका वोट नीचे गिरा था। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी ने विधानसभा में अपने लोकसभा के वोट से इजाफा किया। हर राज्य में उनके वोटों में गिरावट कम से कम 8% से लेके 21-22% तक था। तो क्या वजह थी कि बंगाल में वो अपना वोट इजाफा कर सकते थे? और आप देखिए 4-5% वोट उनका नीचे जा रहा है, 4%, जिसके और उस 4% वोट नीचे जाने का यही परिणाम अभी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। विनोद जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दूसरे जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां जब विधानसभा चुनाव होता है तो जातीय समीकरण हम देखते हैं। यहां भी मतवा की बहुत बात उठी थी, तो अगर बंगाल में जातीय समीकरणों पर जरा सा भी हम विचार करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दलितों के जबरदस्त वोट मिले थे और दलित आबादी जो है बंगाल में वो 17% है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में वो वोट भी पूरी तरह से बीजेपी को नहीं मिल पाए? सही, पहले तो अभी आज तक की खबर, ब्रेकिंग न्यूज है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव जीत गई है 1200 वोटों से। और ये बहुत अच्छी बात है सर, आप मेरा काम आपने कर दिया, धन्यवाद। जैसे अडवाणी जी जो है तो पीछे चलते चलिए सर, आपने याद दिला दिए तो हम अपने दर्शकों को बधाई दें। बड़ी खबर नंदीग्राम से आ गई है, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव जीत चुकी हैं।
और शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने 1200 वोटों से हराया है। ये अंतर बहुत कम है। जबरदस्त कांटे की लड़ाई यहां पर चल रही थी और शुरुआती दौर की जो मतगणना थी उसमें शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से काफी आगे चल रहे थे। फिर बीच में एक समय ऐसा आया जब ममता बनर्जी उनसे आगे चली, लेकिन बहुत कम वोटों से। और फिर एक समय ऐसा आया जब लगातार ममता ने 7-8 हजार वोटों की लीड ली और उसके बाद फिर से शुभेंदु अधिकारी आए। अंत में तो स्थिति ये हो गई थी कि 50, 60, 100, 150 वोटों का अंतर चल रहा था। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने हरा दिया। विनोद जी, मैं कह रहा था जो लालकृष्ण आडवाणी का 1991 का चुनाव था, लगभग वैसा ही हुआ है। ये बात जयंत घोषाल ने और हम दोनों लोगों ने सुबह इस बात को कहा था कि आखिर तक हमें लगता है वैसा ही चुनाव होगा कि दोनों में कांटे की टक्कर चलेगी और आडवाणी जी आखिर में 15, 16 से 17 वोटों से जीते थे। लगभग उसी तरह से ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीती है। तो ये एक तरह से बिल्कुल सांस अटकी हुई थी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी और खुद ममता बनर्जी की। अब उनको राहत मिली होगी। जहां तक जातीय राजनीति का सवाल है तो सही जाति जो है इस देश का यथार्थ है, वो राजनीतिक यथार्थ। विनोद जी, आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं आप। ये हम समझेंगे आपसे ये समीकरण भी, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी भी जीती हैं और नंदीग्राम का परिणाम भी आ गया है जिस पर सभी की दृष्टि लगी हुई थी और इंतजार सिर्फ इस बात का प्रतीक्षा हो रही थी कि नंदीग्राम में क्या होता है, क्योंकि हो सकता है ये बीजेपी के लिए भी एक राहत की खबर होती अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार जाती, तो ये भी एक बड़ी जीत बीजेपी की वहां पर होती। लेकिन अंततः ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से हरा दिया है। पूरी स्थिति अगर हम इस वक्त विधानसभा की आपको दिखाएं तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए आइए हम चल लेते हैं, सारे मेहमान हमारे साथ जरूर हैं, थोड़ा सा आगे हम आ जाते हैं। बंगाल में अब विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो इन रुझानों में परिवर्तित होने शुरू हो चुके हैं। अब देखिए यहां हम आपको किस तरह से ये दिखाने जा रहे हैं कि ये देखिए, हम बिल्कुल आपको यहां पर ये बता दें कि जो इस वक्त है तृणमूल 213, बीजेपी 78 और कंप्यूटर बाबा के पास भी आपको हम लिए चलेंगे और यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए कहां किस तरह से हमने, हमारे कंप्यूटर बाबा थोड़े से हैंग हो गए हैं, तो जैसे ही ये ऑन होते हैं तब हम आपको सारे आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि अब लगभग स्थिति जो है वो यहां क्लियर हो रही है। 292 सीटों में से 213 तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी 78, लेफ्ट को कोई सीट नहीं, अन्य को एक सीट मिली है और इस अन्य में वो सीट कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी खबर यहां पर आ गई है कि शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है। 213 आंकड़ा है, यानी कि 4 सीटें इस बार जीती हैं। एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी वो असर नहीं हुआ है। बीजेपी 78, बीजेपी को भी जबरदस्त फायदा हुआ है हालांकि, क्योंकि 3 सीटें थी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास, लेकिन 3 से 78 तक का ये सफर बीजेपी ने तय किया। एक जबरदस्त कैंपेन किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिनमें प्रमुख थे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सभी स्टार कैंपेनर्स थे और उन्होंने जबरदस्त कैंपेन किया था। लेकिन अब फिलहाल जो परिणाम आए हैं, जो इस वक्त रुझान हैं, और वो रुझान अगर परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो वो ये है कि जबरदस्त जीत यहां पर हुई है टीएमसी की, ममता बनर्जी की। विनोद जी, क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई थी जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे थे, इसलिए हमें आपको रोकना पड़ा। अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। हाँ, तो जाति, मैंने कहा जाति इस देश की राजनीति का यथार्थ है और ये बात सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रेखांकित की थी। कम्युनिस्टों ने कभी जाति की राजनीति की नहीं, वो क्लास की पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन ममता बनर्जी हो या देश का कोई भी नेता हो, वो जब टिकट बांटते हैं तो उस वक्त जातियों की गणना की जाती है। और इस बार भी ममता बनर्जी ने जो टिकट दिए थे, सबसे पहले अपनी उन्होंने ये लिस्ट घोषित की थी और एक साथ सारी लिस्ट घोषित की थी सूची, और उसमें बाकायदा उन्होंने कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने मुस्लिम, कितने जो है अपर कास्ट में कितने ब्राह्मण, कितने, सारा हिसाब लगाया हुआ था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बाकायदा सर्वे करा करके सारे टिकट बांटे थे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके के साथ मतुआ समुदाय, जिसकी बड़ी चर्चा हुई इस चुनाव में,
और इस चुनाव की वजह से ही बंगाल के बाहर के लोगों ने जाना कि पश्चिम बंगाल में कोई मतों समुदाय जैसी जाति है जो इतनी प्रभावशाली है। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जो दलित वोट है, जो SC/ST वोट है, वो काफी बड़ी तादाद है उसकी, और उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी मिला और विधानसभा में मिला है। लेकिन लोकसभा चुनावों के सबक लेकर के ममता बनर्जी ने उस समुदाय में रीच आउट किया। उन्होंने उनके लिए कई योजनाएं घोषित की, उनके कुछ नेताओं को जो है पदों पर बैठाया और उनके लोगों को टिकट दिए। उसका नतीजा हमको परिणामों में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक चीज बता दें आपको, जब लोकसभा चुनाव के बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें दिलीप घोष की सीट का भी चुनाव हुआ था, और दिलीप घोष की सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी 22,000 वोट से हार गई थी, और वो तीनों सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। वहीं से संकेत था कि लोकसभा के लिए मैंडेट अलग है और विधानसभा के लिए मैंडेट अलग है। तो ये बात जो है संजय जी जो भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अपर कास्ट हो, वो लोकसभा के लिए जब वोट करते हैं तो उनकी प्राथमिकता दूसरी होती है, और जब विधानसभा के लिए वोट करते हैं तो प्राथमिकता दूसरी होती है। ठीक है, निश्चित रूप से ममता बनर्जी को दलितों का भी एक सेक्शन का वोट मिला है। ये मैं मानता हूं कि अभी भी उस पर ज्यादा वोट बीजेपी का ही होगा। अब चुनाव आयोग के आंकड़े जब होंगे उस हिसाब से किस वर्ग का किसको वोट मिला तो ज्यादा स्पष्ट हो। वो जैसे ही थोड़ी देर में आते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जयंतुदा, क्या एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी? क्योंकि पिछली बार के मुकाबले 4-5 सीटें बढ़ते हुई ही टीएमसी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और उसके अलावा बीजेपी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जबरदस्त कैंपेन किया था, टोलाबाजी का बहुत इस्तेमाल किया था, क्या बंगाल की जनता पर किसी का असर नहीं हुआ? देखिए, इसमें मेरा जो राय है, मतलब जो मेरा जो अनुभव और थोड़ा डिफरेंट है। मैं आज भी मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुआ वो 10 साल सीपीएम में भी नहीं हुआ था। और ये जो तोलाबाजी, सिंडिकेट राज, जो इश्यूज हैं, ये बीजेपी पॉलिटिकली हो सकता है कि अगर 10 है तो 100 कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन सही बात है कि ये जिले जिले में ये तृणमूल के खिलाफ एक मानसिकता है। और वो ममता बनर्जी ज्यादा नवान्न में बैठ के गवर्नेंस के इशू में ध्यान दिया था, स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये उधर, लेकिन मुकुल रॉय जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो देखना और इसको रेक्टिफाई करना ये नहीं हुआ था। पीके आने के बाद वो आइडेंटिफाई किया, और बहुत सारे एमएलए जो बीजेपी में गया उसको टिकट नहीं देने वाले थे ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए, कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी। तो ममता के लिए ये जो बीजेपी का जो सोच था ना कि तृणमूल से सब लोग आ जाएगा और बीजेपी को बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा, वो उल्टा पड़ गया। देखिए, एक एक करके नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे नाम हैं। सपन दासगुप्ता तो दिल्ली से पैरासूट में गए हैं, लेकिन जो लोकल तृणमूल के जो एमपी है, राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, जो लोग अमित शाह जी के घर में आए थे उस दिन रात में, सब हार गए। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तृणमूल वर्सेस तृणमूल हो गया था।